हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं राहुल सर। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ्स पेडालॉजी में शिक्षण विधियां पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, शिक्षण विधियों में अक्सर ऐसा हमें डाउट रहता है कि पुस्तक का निर्माण कौन सी विधि से आ गया, या कब सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है, क्या स्थूल से कब सूक्ष्म की ओर चला जाता है। ये सब बहुत से डाउट रहते हैं दोस्तों, है ना। तो इन सब डाउटों को आज मैं सारा पूरा क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बस इसके लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। कहीं भी आपको दिमाग आपका नहीं भटकाना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। और दोस्तों, एक पेन कॉफ़ी आप लेकर बैठ जाइए, ताकि कहीं आपको जैसा ऐसा कोई पॉइंट आ गया तो उसको आप राइट कर सको इस टाइप से। दोस्तों, यही वीडियो देखने का रूल होता है। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको देरी ना करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको विश्लेषण विधि के बारे में बताऊंगा कि ये विश्लेषण विधि होती क्या है। तो दोस्तों, ये विश्लेषण जो नाम शब्द है, ये हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि विश्लेषण मतलब दोस्तों क्या है कि इसमें एक हमें बहुत बड़ी समस्या मिलती है, एक बड़ी प्रॉब्लम मिलती है। उस बड़ी समस्या या प्रॉब्लम क्या क्या करते हैं दोस्तों, हम उसका विश्लेषण करते हैं, उस समस्या को समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या, क्या होना चाहिए, क्या सब चीज़ें। तो मतलब दोस्तों, जो प्रारंभ में जो बड़ी समस्या होती है वो अज्ञात होती है। इस अज्ञात समस्या को हम समझ के और समझते हैं, और उसका अंत में हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि यार ये होना चाहिए। तो मतलब दोस्तों, जो इस विधि में हम क्या करते हैं, समस्या की तह तक जाते हैं, समस्या की तह तक जाते हैं कि आखिर ये वास्तविकता इसकी है क्या, ठीक है। और बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में हम विभाजित करके ज्ञात की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें समस्या की तह तक ले जाती है ये विधि। और इसमें दोस्तों हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं दोस्तों इस विधि में। दोस्तों, इस विधि में हमें तर्क शक्ति का, जो हमारी जो तर्क शक्ति है, उस तर्क शक्ति का विकास होता है। अब बोलोगे सर ये ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, मैंने अभी तो बताया आपको कि इसमें एक बड़ी समस्या होती है, उस बड़ी समस्या को छोटी समस्याओं में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो भाई, आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो आप दिमाग तो चलाओगे ना, दिमाग तो चलाओगे तो तर्क तो दिमाग में होगा यार, कि यार ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए। तो भाई, इसमें तर्क शक्ति का विकास होता है। आप हमेशा इसको पॉइंट को याद रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दोस्तों, अब मैं इसके प्रयोग की बात कर दे रहा हूँ कि इसका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों, इसमें जो विश्लेषण विधि है, इसका जो प्रयोग होता है वो रेखा गणित में अधिकतर होता है। रेखा गणित में, जो रेखाएं खींचने वाला गणित होता है ना, उस रेखा गणित में इसका प्रयोग होता है। रेखा गणित की जो प्रमेय होती हैं, जैसे उसने बोल दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसको सिद्ध करो, है ना। या फिर उसने बोल दिया कि बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, ये इस टाइप की जो प्रमेय होती हैं, उन प्रमेयों में, रेखा गणित में रेखाओं को खींचने के लिए, इन सब में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, अंक गणित की कोई भी समस्या हो, उसमें भी हम इस विश्लेषण विधि का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। आदि को दूर करने के लिए दोस्तों हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है, मोस्टली याद रखना है कि जो विश्लेषण विधि है उसका रेखा गणित में, रेखा गणित की प्रमेय में, अंक गणित की समस्या में, इनमें इसका उपयोग होता है। दोस्तों, आइए हम इसके विशेषताएं देखते हैं कि इस विधि की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, समझने की जरूरत है बस। तो दोस्तों, विशेषताएं मैंने आपको अभी बताया कि इसमें बड़ी समस्या होती है, उस बड़ी समस्याओं को छोटी समस्याओं में हम तोड़ तोड़ के लेके जाते हैं। तो दोस्तों, हम अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें चलते हैं, ये आपको पता है, ये इसका शिक्षण सूत्र है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसकी जो विशेषताएं हैं कि इसमें स्वयं समाधान करने, हल खोजने पर बल दिया जाता है।
इसमें ऐसा नहीं होता कि जो टीचर होता है वो बच्चे का हेल्प करे और वो खुद करवा दे, ऐसा नहीं होता। इसमें स्वयं समाधान करता है बच्चा, स्वयं समाधान करता है, स्वयं हल खोजता है और स्वयं हल खोजने पर ही बल दिया जाता है। तो ध्यान रखना, स्वयं समाधान करने, हल खोजने पर बल दिया जाता है। इसमें दोस्तों जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि खुद समस्या को यदि समझें, करें तो खुद का यदि करोगे तो स्थायी तो वो चीज़ होती है। दोस्तों समझ में आपको आया? दोस्तों अगले ये मनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों ये वैज्ञानिक विधि है, ऐसा नहीं है, जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। अब खुद करोगे तो भाई रुचि तो आती है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हमारे मन का काम हो, तो इसमें तो मन की बात चलती है भैया। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कर देती है। आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगला इसकी जो विशेषता है, इसमें खोज की क्षमता का विकास होता। भैया ये कौन सी बात है, खोज तो हो गई ना भाई। आप कोई चीज़ करोगे तो उसमें कुछ नई नई चीज़ें सोचने का मन करता है कि यार इसमें और ये होना चाहिए, इसमें ये और होना चाहिए, तो इसमें खोज क्षमता का दोस्तों विकास होता है। चलो दोस्तों ये इसकी विशेषताएं हुई। इसके बाद दोस्तों हम इसके गुण पे जाते हैं और इनके गुणों को इसके दोष क्या हैं इस विधि के वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दोष इसका ये है कि दोस्तों आप खुद करोगे, कोई चीज़ खुद करते हैं तो अच्छे से करते हैं, समझ के करते हैं, तो समझ के अच्छे से करोगे तो भाई उसमें समय तो लगेगा, तो इसमें दोस्तों समय अधिक लगता है। और दोस्तों ये छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी विधि है। अब भाई छोटी कक्षा का बालक, छोटा सा बालक, प्राइमरी वाला बालक इतना सब नहीं समझता भाई। आप ध्यान रखना कि इतना नहीं समझता कि वो किसी की खोज करने लगे। वो तो केवल अभी तक छोटा है, तो वो केवल संकेतों को समझेगा कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये खोज क्या है, खोज का वो मतलब ही नहीं जानता, तो वो खोज कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इसमें जो ये विधि है छोटी कक्षा वाले बालकों के लिए अनुपयोगी होती है। ये केवल बड़ी कक्षा के लिए ही दोस्तों उपयोगी है। और दोस्तों इसमें तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है, और छोटे बच्चों में तो आपको पता है तर्क की क्षमता होती नहीं है, होती है बहुत कम होती है, जितनी ज़रूरत होती है वो इसमें नहीं हो पाता, ठीक है। और दोस्तों इसमें कुशल अध्यापक की गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अध्यापक आए और इसको करा दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसमें कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी इसको नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो गया। ये दोस्त इसके दोष हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये हमारी विश्लेषण विधि पूरी होती है। दोस्तों आप इतना सब कर लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा इतना सब समझ लो, आपसे हर क्वेश्चन इसमें से जो निकलेगा वो आपसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगली विधि पर पहुंचते हैं, और अगली विधि हमारी दोस्तों है संश्लेषण विधि। इम्पोर्टेंट विधि है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड दोस्तों ये जो विधि होती है ये विश्लेषण विधि की पूरक विधि है। अब हमने विश्लेषण में देखा था कि बड़ी समस्या होती है, उस बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। तो दोस्तों हाँ ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो संश्लेषण विधि है इसमें क्या होता है, छोटी छोटी समस्याएं मिलती हैं दोस्तों। ये इस टाइप की छोटी छोटी समस्याएं मिलती हैं जो हमें ज्ञात होती हैं कि ये क्या समस्या है। इन छोटी छोटी समस्याओं को हम जोड़कर बड़ी समस्या, बड़ी प्रॉब्लम में बदल देते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में बदल देते हैं। तो दोस्तों इसमें छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो ज्ञात होती हैं, इनके द्वारा हम एक बड़ा पिंड, बड़ी समस्या, बड़ा
अणु तैयार हम कर लेते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो ज्ञात होता है, देखो छोटी समस्या है भाई तो वो तो ज्ञात होगी ना, है ना, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। बस आप दोस्तों ये समझ लेना कि ये जो विधि है ये संश्लेषण विधि है, ये विश्लेषण विधि का उल्टा है ना। तो ये उसमें अज्ञात से ज्ञात, तो इसमें ज्ञात से ज्ञात से अज्ञात की ओर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें छोटी छोटी समस्याओं को जोड़कर जोड़ा जाता है और एक बड़ी समस्या तैयार की जाती है। ठीक है, इस विधि में छोटी छोटी समस्याओं को जोड़कर, मतलब जोड़कर का जो वर्ड है उसका ही जो पर्यायवाची है वो है संश्लेषण, जोड़कर प्रयोग किया जाता है। एक और दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ये आ जाता है दोस्तों कि जो मैथ्स ऐसा आ जाता है कि जो मैथ्स की जो पाठ्य पुस्तक है वो मैथ्स की पाठ्य पुस्तक किस विधि द्वारा तैयार होती है। तो दोस्तों आपने पाठ्य पुस्तक मैथ की हो या हिंदी की हो या साइंस की हो या पर्यावरण की हो, किसी भी पुस्तक को आपने देखा होगा कि 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 10 यूनिट मान लेते हैं, और 1 यूनिट में एक टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक पे बात होती है, फिर तीसरे टॉपिक पे बात होती है, इस टाइप से। तो दोस्तों क्या होता है कि जो कोई भी बुक तैयार होती है उसमें पहले टॉपिक बनाए जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक तैयार किए जाते हैं। उन टॉपिक को तैयार करके एक चैप्टर तैयार कर लिया जाता है, और उन चैप्टर को तैयार करके फिर यूनिट तैयार की जाती है, और यूनिटों को तैयार करके और फिर बुक तैयार की जाती है। तो देखा ना दोस्तों, छोटी छोटी समस्याओं को जोड़ा और एक अंत में हमने बुक तैयार कर दी। तो दोस्तों क्या हुआ, छोटी छोटी समस्याओं को जोड़कर बड़ी बुक तैयार कर दी। तो छोटी छोटी समस्याओं को जोड़कर किस में किया जाता है, संश्लेषण में किया जाता है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना कि जो मैथ्स की पाठ्य पुस्तक है ना, या फिर साइंस की पाठ्य पुस्तक है, कोई भी पाठ्य पुस्तक हो दोस्तों वो संश्लेषण विधि द्वारा तैयार की जाती है। आज के बाद याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें मैं आपको जिसका एग्जाम्पल है वो मैं बता चुका हूँ कि इसमें छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनको जोड़कर बड़ी समस्या में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। दोस्तों ये जो विशेषता इसकी ये है कि देखो मैंने तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि छोटी छोटी समस्याओं को हम क्रम से जमाते हैं, है ना। जैसे छोटा टॉपिक तैयार किया, है ना, फिर चैप्टर तैयार कर लिया, फिर यूनिट तैयार कर ली, है ना, और फिर अंत में एक हमने बुक तैयार कर दी। तो दोस्तों ये काम पूरा क्रम से चल रहा है ना, और क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। बोलो चल रहा है ना दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि ये जो विधि है वो सरल और क्रमबद्ध विधि है। इसमें समस्या का हल जल्दी निकल जाता है। अब भाई छोटी छोटी चीज़ों को आप देखोगे तो समस्या जल्दी दूर होगी ना, प्रॉब्लम जल्दी दूर होगी ना दोस्तों भाई। ठीक है, चलो इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है। भाई छोटी छोटी चीज़ों को टुकड़ों में अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, अगर दोस्तों हम भी तैयारी कर रहे हैं, अगर हम छोटी छोटी समस्याओं में तोड़कर किसी बड़ी समस्या को पढ़ें तो वो हमारी स्मरण शक्ति का विकास कर देती है। और ऐसा नहीं दोस्तों, अगर हमने किसी दिन बिल्कुल पूरी बुक ही पढ़ डाली तो दूसरे दिन देखेंगे कि हमें पता चला कि कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ोगे तो स्मरण शक्ति का विकास होगा दोस्तों। तो इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, यह मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं तो कोई भी पढ़ लेगा, है ना, कोई भी समझ लेगा। ठीक है, तो इसका अगली विशेषता है, गणित की अधिकतर समस्याएं दोस्तों इसी विधि द्वारा सॉल्व होती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी समस्याओं को, प्रॉब्लम को दूर कर देती है। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे इसकी जो दोष हैं वो दोष पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जो बता दिया है वो आ गया है। गणित की पाठ्य पुस्तक संश्लेषण विधि द्वारा
तैयार की जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, आपकी कॉपी में लिख कर रख लेना दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों, इसकी जो बस विशेषताएं हैं वो फिर से एक बार डल गई हैं। चलो ये दोष देख लेते हैं। दोस्तों ये इसके ये हैं कि दोस्तों ये रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। ये जो विधि है इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है, इसमें समझा नहीं जाता। इसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, बार बार वही चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, रटा जाती हैं। अब रटा जाती हैं तो इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। इसमें क्षमता होती है, उस क्षमता का विकास नहीं होता है ना, कि जो कैपेसिटी होती है ना, कि ऐसा नहीं कि मतलब जैसे अपन ने ये चीज़ कर ली तो आगे हम कोई इसके द्वारा कोई अन्य चीज़ को भी हम कर सकें, है ना। तो ऐसा इसमें नहीं होता दोस्तों, इसमें क्षमता का विकास नहीं होता। इसमें अर्जित ज्ञान स्थायी होता है बट दोस्तों, ठीक है। इसमें जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो कैसा होता है, स्थायी होता है। चलो दोस्तों, इसके बाद ये हमारी संश्लेषण विधि हुई दोस्तों। अब हम पहुंचते हैं आगमन विधि पर, ठीक है। तो दोस्तों आगमन विधि हमारी ये है। इस आगमन विधि के दोस्तों कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते रहते हैं, ठीक है। चलो कैसे आते हैं उनको भी मैं क्लियर करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आगमन विधि है दोस्तों। आगमन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें उदाहरण पहले बता दिए जाते हैं। आपको पहले उदाहरण दिया जाता है कि भाई ये उदाहरण है, आप इससे नियम निकालो कि इसका नियम क्या हो सकता है, इसका सूत्र क्या हो सकता है, आप ये बताओ दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से पहले आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उससे नियम या सूत्र का वो पूछेगा। तो दोस्तों इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। और दोस्तों जो उदाहरण होते हैं वो उदाहरण विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य, है ना, और जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। इसमें जो उदाहरण होते हैं दोस्तों, अब देखो कोई चीज़ है, उदाहरण है, उदाहरण तो दोस्तों हमें ज्ञात होता है ना। जैसे हमें पता होता है ये किसका उदाहरण है ना, ये तो पता होगा। जैसे कोई उदाहरण दिया तो वो पता होगा कि किसका उदाहरण है ना। तो वो चीज़ हमें क्या होगी, ज्ञात होगी। क्या होगी, ज्ञात होगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो उदाहरण होंगे वो उदाहरण बहुत उनको बारीकी से समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब हम उसके नियम या सूत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, स्थूल, क्या है ना, स्थूल, ठीक है। तो स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर चलते हैं, है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। और दोस्तों इसमें जो उदाहरण होता है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होता है, हमारे सामने ही होता है ना दोस्तों। तो वो चीज़ हमारे जो सामने चीज़ होती है वो प्रत्यक्ष चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं। कहाँ से, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ठीक है। तो दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लेना कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम या सूत्र, है ना, उदाहरण से नियम या सूत्र, यहाँ पर नियम या सूत्र की ओर चला जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कैसे आ सकता है। तो दोस्तों ये पूछ लेता है कि किस शिक्षण सूत्र किस विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है, ठीक है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, या फिर ऐसा बोल देता है कि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र किस विधि में यूज़ होता है, किस विधि में प्रयोग होता है, इस टाइप से पूछ लेता है। तो दोस्तों बस यही शिक्षण सूत्र है, इनको आप याद कर लो। और दोस्तों ये एक बात और है कि ये जो शिक्षण सूत्र मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये तुम्हारे संस्कृत, हिंदी, है ना, मैथ्स के लिए तो बता ही रहा हूँ दोस्तों, और जो साइंस पेडालॉजी है उसमें सब में उपयोगी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये मैथ्स पेडालॉजी के लिए उपयोगी है, मैथ्स के लिए तो उपयोगी है, बाकी उन सब के लिए भी इनका यूज़ रहेगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और कि जो आगमन विधि है, इसके आगमन विधि के खोजकर्ता अरस्तु है, ठीक है। कौन है, अरस्तु, जो वैज्ञानिक हैं वो अरस्तु क्या है, आगमन विधि के खोजकर्ता। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं जो आगमन विधि है उस आगमन विधि की विशेषताएं। तो दोस्तों जो आगमन विधि है
ये एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। अब वैज्ञानिक विधि तो होगी यार दोस्तों। आप देखो इसमें उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, आप उदाहरण दिए जा रहे हैं और आप उसके नियम और सूत्र की स्थापना कर रहे हो, है ना। तो ये दोस्तों है विधि, ठीक है। क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें अर्जित जो ज्ञान होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है ना, क्योंकि उदाहरण दिए जाते हैं तो उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं और उनको हम देखते हैं, समझते हैं और नियम की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो यह वैज्ञानिक विधि है, इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है ना दोस्तों। इसके द्वारा जो बालक हैं वो स्वयं कार्य करते हैं, है ना। इसमें जो बालक होते हैं वो स्वयं कार्य करते हैं, उनमें थोड़ा सा वो समझ आती है कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मतलब बालक मुख्य रूप से इस कार्य को स्वयं करते हैं, ठीक है। इसमें टीचर बस उनकी हेल्प करता है कि भाई ऐसा ऐसा ये है, ये तुम्हें करना है, बताओ कैसे होगा, ठीक है। चलो दोस्तों, और एक ये अच्छी चीज़ है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी कक्षाओं के बालक होते हैं, ये उनके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि छोटी कक्षाओं के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा आगमन विधि। इसके बाद दोस्तों हम इसकी विशेषताओं पर चलते हैं, सॉरी दोष पे चलते हैं कि इसके दोष क्या हैं। तो दोस्तों इसमें जो उदाहरण होते हैं उन उदाहरण को विश्लेषण किया जाता है, समझा जाता है और फिर नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। तो इसमें दोस्तों समय लगता है ना, इसमें समय ज़्यादा लगता है। और दोस्तों छोटे बच्चे हैं और इतना समझ नहीं पाते, तो वैसे भी वो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा ही देते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम, अब देखो दोस्तों समय ज़्यादा लगता है और हमें समय केवल जो 1 साल का ही मिलता है और 1 साल में भी कितनी सारी छुट्टियां निकल जाती हैं, ये सब चीज़ें। तो इसमें पाठ्यक्रम का दोस्तों पूरा नहीं हो पाता, इसमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, है ना। और इसमें जो ज्ञान है ना वो धीमी गति से प्राप्त होगा, भाई समय ज़्यादा लगेगा, है ना। अब समय ज़्यादा इन्वेस्ट उसमें कर रहे हो, है ना। और जो ज्ञान है ना वो धीमी गति से प्राप्त होता है, बट दोस्तों इसमें जो ज्ञान है ना वो स्थायी प्राप्त होता है। धीमी गति से भले ही प्राप्त हो, एक पॉइंट आप दोस्तों इसकी विशेषताओं में ये लिखना कि इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान स्थायी होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, ये आप पॉइंट इसमें लिख लो कि इसमें अर्जित ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है, स्थायी। ये पॉइंट आप समझ लेना और अपनी कॉपी में राइट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्त हुए कुछ, है ना। इसके बाद दोस्तों हम निगमन विधि पर पहुंच जाते हैं और निगमन विधि में हम समझते हैं क्या है। तो दोस्तों ये निगमन विधि है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट विधि समझ में आती है ना। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप समझो पहले, देखो ये दोस्तों पहली बात तो ये समझ लो कि जो आगमन विधि है उस आगमन विधि का उल्टा, पूरे का पूरा उल्टा, आगमन विधि का पूरा उल्टा है निगमन विधि। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं आगमन विधि की पूरक विधि निगमन विधि। जो आगमन में होता है उसका जस्ट अपोजिट निगमन में होता है, ठीक है। अब हमने उसमें देखा था दोस्तों कि हमने आगमन में देखा था कि उदाहरण से कहा क्या दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम या सूत्र की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जो निगमन विधि है उसमें क्या होता है दोस्तों कि नियम, क्या, पहले आपको नियम या सूत्र बता दिए जाते हैं, क्या, नियम या सूत्र बता दिए जाते हैं और फिर उससे उदाहरण निकलवाए जाते हैं कि बताओ ये नियम या सूत्र किस उदाहरण पर अप्लाई हो सकता है, आप ये बताओ। ऐसा कुछ बताया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें नियम, सूत्र या फिर एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं दोस्तों, सिद्धांत। क्या, सिद्धांत। इसमें नियम, सूत्र या सिद्धांत पहले बता दिए जाते हैं और फिर उसका उदाहरण निकलवाया जाता है, उदाहरण की ओर निकाल जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना आज की बात कि इसमें नियम, सूत्र और सिद्धांत पहले बताए जाते हैं और फिर नियम, सूत्र और सिद्धांत से हम उदाहरण की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नियम, सूत्र या सिद्धांत हमारे लिए अज्ञात होते हैं, बस उनको हम रट्टा मार सकते हैं कि भाई ये व्रत की परिधि का फॉर्मूला हो गया। अब ये हो कैसे गया भाई, ये कैसे क्या हुआ, ये चीज़ तो हमें पता नहीं होती ना। इसमें केवल हमें अज्ञात चीज़ पता होती है और अज्ञात से हम अंत में पहुंचते हैं कि यार ये इसकी परिधि है,
ठीक है, अंत में उसका आंसर निकाल दे। जैसे कोई व्रत है, उस व्रत में त्रिज्या दे दी है, आपको परिधि निकालना है, तो पहले तो आपको पता नहीं होगी, है ना, आप सूत्र लगाओगे, नियम लगाओगे, इसके बाद अंत में निकालोगे कि अरे यार ये परिधि, ऐसा फिर सोचते हैं ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, नियम, उदाहरण और जो सिद्धांत है उससे उदाहरण की ओर चला जाता है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये सब चीज़ें अज्ञात से ज्ञात की ओर होती हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती हैं। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, है ना। उसका उल्टा सूक्ष्म से स्थूल, दोस्तों यहाँ पर स्थूल है, ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है। और इसमें दोस्तों प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चला जाता है। ये सब चीज़ें दोस्तों आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में राइट कर लेना, क्योंकि यही चीज़ें हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, है ना। चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं निगमन विधि की कि इसमें समय की बचत होती है। भाई सूत्र का प्रयोग करोगे, जल्दी जल्दी कर लोगे तो समय की बचत तो होगी ना भाई, है ना, बचत होती है। अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाने, मतलब इसमें अधिक से अधिक प्रश्न हल कर सकते हैं आप। सूत्र का प्रयोग कर रहे हो, जल्दी जल्दी से कर दो, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये विधि बार बार अभ्यास से यह विधि लाभप्रद है, मतलब इसमें बार बार चीज़ों को देखोगे तो सूत्र भी रटा जाते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। तो इसमें बार बार अभ्यास से यह विधि लाभप्रद है, यह विधि कुछ ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो वर्तमान में जो विधि अपनाई जा रही है वो निगमन विधि का यूज़ हो रहा है दोस्तों। जो स्कूल में पढ़ाने के लिए जो टीचर लोग जो विधि का यूज़ करते हैं कि पहले बता दिया कि पहले सूत्र लिखवा दिए भैया कि पहले ये सूत्र अपनी कॉपी में लिख लो और कल याद करके आइयो, ऐसा सब बोल दिया, और फिर बाद में वो बच्चे याद करके आ जाते हैं, तो भाई फिर उनसे बोल देते हैं कि अब ये करो सवाल, है ना। तो यह विधि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये निकल सकता है कि वर्तमान समय में अधिकतर किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों निगमन विधि। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद दोस्तों हम इसकी एक इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, इस विधि में अवरोही क्रम का अनुसरण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों ये कैसे किया जाता है मैं उसको समझा दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने क्या बताया, इसमें आपको पहले सूत्र रटा दिए जाते हैं, सूत्र रटा दिए जाते हैं ना दोस्तों। अब सूत्र रट लेते हो, है ना, अब रट लेते हो और सूत्र लगा के, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया x² + 2x + 3, सूत्र रटा दिया सूत्र विधि का, उसमें मान रखते हो, आंसर निकालते हो, तो दोस्तों आंसर तो छोटा सा ही निकलता है आपका। बोलो निकलता है ना दोस्तों, हाँ ठीक है। अब देखो बड़ी समस्या थी, उसको छोटे रूप में आप लेकर आए ना, तो भाई इसमें अवरोही क्रम का मतलब यही होता है कि घटते क्रम में, किसमें, घटते क्रम में, तो इसमें अवरोही क्रम का अनुसरण किया जाता है। और दोस्तों एक बात और, यदि निगमन विधि का आ गया तो उसमें आरोही क्रम का अनुसरण किया जाता है। किसका, आरोही क्रम। ये किसमें, आगमन, सॉरी एक मिनट दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है, ये निगमन विधि में अवरोही और आगमन विधि में आरोही। ठीक है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर करके रख लेना दोस्तों। चलो आगे दोस्तों हम इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं, सॉरी दोष को देख लेते हैं। सॉरी इस दोस्तों इसके दोष हैं, इसमें रटने की प्रवृत्ति विकसित हो, हाँ दोस्तों यहाँ रटना है, एक मिनट, यहाँ रटना है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, इसमें रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें अपूर्ण ज्ञान होता है, भैया सूत्र रटा दिए, अब कैसे, हमने तो रट लिए, हमें तो बताया थोड़ी कि ये कहाँ से आया कैसे आया, है ना। तो इसमें अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं करती, भैया रटने वाली बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा, है ना। दोस्तों ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं करती। तो दोस्तों मैंने आज को आपको मैथ्स पेडोलॉजी में एक कुछ शिक्षण विधियाँ बताई होंगी, तो आई होप दोस्तों कि बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इन विधियों को पढ़ने की ज़रूरत फिर और नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप होप कि आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, समझ लिया होगा सब चीज़ें। तो दोस्तों अच्छा लगा है, मज़ा आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों। वीडियो को लाइक करने से हम लोग का हौसला बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मन करता है। और दोस्तों यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करो ताकि उन लोग का भी फ़ायदा हो। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।